तो देखिए, आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्या, किस्तों वाले इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। और इंस्टॉलमेंट क्या होती हैं? किसी भी राशि को आप ले एक साथ लें, लेकिन लौटाते समय टुकड़ों में लौटाएं उसे, तो उनकी क्या तो दरों के हिसाब से वो इंस्टॉलमेंट बनती हैं, क्या उनकी दरें एडजस्ट होती हैं, कैसे उसको लौटाया जाएगा, एक किस्त की राशि क्या, ब्याज की राशि क्या, जो ऋण की देय राशि है वो क्या, उन तमाम चीजों की चर्चाएं करेंगे आप। सबसे पहले तो देखो, किस्तों के बारे में समझते हैं कि भाई किस्तें जो होती हैं उसमें क्या होता है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, छोटी छोटी चीजें बोलूंगा, उनको गौर से सुनिएगा। किसी ने आपको कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज, इनके बारे में इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इनके बारे में क्या क्या जानते हो। तो आप ये जानते हो कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये ए मिलता है, तो ये भी फर्स्ट ईयर में क्या मिलता है, ए ही मिलता है। पहले साल तो दोनों का ब्याज बराबर होता है वार्षिक गणनाओं के लिए, दूसरे साल पर ये ए मिलता है, फिर ए के साथ में एक ब्याज का ब्याज और मिलता है। लेकिन ये हर साल क्या मिलता रहता है, ए ही मिलता रहता है। साधारण ब्याज हर साल समान रूप से मिलता रहता है, एक ही प्रकार की राशि आपको मिलती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल राशि बढ़ बढ़ के मिलती है। थर्ड ईयर में राशि कैसे मिलेगी, ए मिली, फिर ए के साथ में क्या मिलेगी, डबल बी क्यों मिलेगा, इस ए का ब्याज, इस ए का ब्याज, फिर एक स्मॉल अमाउंट सी मिलेगा, वो बी का ब्याज मिलेगा। ऐसे हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। जो पिछले क्लासों में मेरे साथ थे या उनको देखा है कहीं से, तो ये जानते होंगे कि भाई ये क्या है। चौथी साल में भी ऐसे ही चलेंगे। एक तो ये डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में। फिर हमने ऐसे पढ़ा कि साधारण ब्याज हमेशा योगात्मक वृद्धि करता है। ये कौन सी वृद्धि करता है, योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है ये 1 से 2 हुआ कोई भी टाइम में, तो फिर आगे ये देखेंगे कि ये 1 बढ़ा तो अब 1 ही बढ़ेगा उस टाइम में आगे, यानी 2 से क्या होगा, 3 होगा, फिर 3 से 4 होगा टी टाइम में। टी टाइम का मतलब है 5 साल 10 साल, जो भी एक निश्चित समय पीरियड रहा हो। फिर यदि ये 1 से 3 हुआ टी टाइम में, तो ये 2 प्लस हुआ कि नहीं, योगात्मक, योग के हिसाब से बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट टाइम ये 3 से क्या होगा, 5, यहाँ भी 2 ही बढ़ेगा। सेम समय अंतरालों में सेम योगात्मक वृद्धि करता है, यानी पिछले वाले गैप के दरमियान जितना बढ़ा था सेम अगले गैप के दरमियान बढ़ेगा। ये कौन सी वृद्धि करता है, गुणात्मक। ये गुणात्मक वृद्धि फील होती है, यानी साला बहुत तेजी से बढ़ता है धन। यदि आपने किसी को कोई पैसा दिया है 1 रुपए के, वो 2 रुपए हो गए टी टाइम में, तो यहां देखेंगे 2 गुना हो गया कि नहीं। तो अब 2 से 3 नहीं होगा, 2 से डायरेक्ट 4 गुना होगा उसी टाइम के दरमियान। यहाँ 5 साल लगी तो आगे 1 से 2 होने में 5 साल लग गई मान लो, तो फिर 2 से 4 होने में अगली 5 साल में ही 4 हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, 5 साल में डबल हुआ तो अगली 5 साल में ट्रिपल ही होगा मतलब। और यहां साला क्या हो जाता है, चौगुना, क्योंकि गुणात्मक वृद्धि करता है। अब 4 से कितना होगा, 8 होगा, फिर 8 से क्या होगा, 16। मान लो ये ट्रिपल होता, 1 का 3 होता टी टाइम में, तो फिर 3 का 9 होता, फिर 9 का 27 होता। ये गुणात्मक वृद्धि करता है। इसमें मैंने एक बात और बताई थी कि साधारण ब्याज में जो पी और ए होता है, देना लौटाना जो होता है, उसमें फर्स्ट ईयर में ये ए अनुपात बी चलता है, तो सेकंड ईयर में ये होता है ए गुणा ए और बी गुणा बी। ये गुणात्मक वृद्धि करता है हर साल। फिर मैं कहूं कि तीसरे वर्ष में कैसे चलेगा, तो आप कहेंगे सर ए गुणा ए, यानी इसका गुणा बढ़ता जाएगा, ए गुणा और उधर बी गुणा, तो उधर होगा बी गुणा बी। या फिर इस चीज को आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ ये था तो दूसरे साल में स्क्वायर बनेगा। ऐसे मैंने दर ज्ञात करना सिखाया था आपको जब पढ़ाए थे तब, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ये ए क्यूब और ये क्या बनेगा, बी क्यूब। इतना तो ध्यान रखें कि ये गुणात्मक वृद्धि कैसे कैसे करता है। ये पिछले चैप्टर की बात हो गई जो मैं पढ़ा चुका हूं, आज तो उसको बोला हूं कि इस टॉपिक को कनेक्ट कर पाए। आज हम पढ़ेंगे कि भाई किस्तें कैसे चलती हैं, किस्तों के मटेरियल क्या होते हैं। कोई राशि आप लेंगे,
एक साथ लेंगे इस राशि को, लेकिन जब इसको लौटाएंगे तो अलग अलग टुकड़ों में लौटाएंगे। अलग अलग टुकड़ों में लौटाएंगे कि भाई 12 महीने की किस्तें बना रहे हो, हर महीने की किस्तें तो 12 किस्तों में लौटाओगे। हो सकता है कोई 2 किस्तों में लौटाए, हो सकता है कोई 4 में लौटाए, हो सकता है कोई 6 में लौटाए, कोई 6 साल में लौटाए, कोई 36 महीने में लौटाए, कोई 24 महीने में लौटाए। वो सब अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग प्रकार की जानकारी होंगी, उस हिसाब से अपन हैंडल करेंगे। एक तो ये कि जब किस्तों में लौटाते हैं तो क्या आप ऐसे लौटाते हैं क्या कि कभी 10,000 दे दिए, कभी 5,000 दे दिए, कभी 2,000 दे दिए? ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या हमेशा ये होता है कि पहली किस्त 5,000 की आई तो हर किस्त 5,000 की आएगी। यानी किस्तों की जो देय राशि होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। यानी पहली किस्त 5,000 की है तो तमाम किस्तें 5,000 की आएंगी, यही होता है। यानी किस्तों की लौटाई गई राशि समान होती है और इधर वाली राशि एक साथ होती है। भाई आपको 7 लाख रुपए चाहिए तो बैंक तो आपको 7 लाख एक साथ ही दे देता है, लेकिन आपसे लेता क्या है, टुकड़ों में लेता है। अब वो चक्रवर्ती से ले चाहे सामान्य में ले, लेकिन जो किस्त की राशि होती है तो इक्वल ही होती है। तो पहली बात तो ये है कि जो देय राशि होगी जो लौटाई जाएगी उसकी किस्तें बनेंगी वो हमेशा क्या बनेंगी, बराबर बराबर बनेंगी। एक उसमें दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, ब्याज की दर। जैसे 5% ब्याज की दर है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का ब्याज कितना लगना है, 5 लगना है। वार्षिक है तो 1 वर्ष में लगना है, मासिक है तो 1 महीने में लगना है, अर्धवार्षिक है तो ये 6 महीने में लगना है। ये वार्षिक दर हो और इसको अर्धवार्षिक बनाए तो ये 2.5% लगनी है। ये हम बदलना और डरना भी सीख चुके हैं। ये 5% वार्षिक दर है। इसका मतलब क्या होगा कि 100 रुपए आप किसी से लाएंगे तो लौटाने कितने पड़ेंगे, 105। अब मान लो मैं इसे काटता तो ये 5 से कटता तो ये 20 रुपए लाते तो कितना लौटाना पड़ता, 21। मैंने कहा था अनुपात से ऐसे बनाए। यदि ये चक्रवर्ती ब्याज में फर्स्ट ईयर में मामला होता तो सेकेंड ईयर में ये मामला कैसे बनता? आप कहते सर सेकेंड ईयर में 20 गुणा 20 और इधर क्या बनता, 21 गुणा 21 बनता। ऐसे ही तो साल दर साल पढ़ा पढ़ने, और नहीं भी पढ़ा तो आज से ये जान लें आप कि चक्रवर्ती ब्याज गुणात्मक वृद्धि करता है। चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों को कभी भी अरेंज करें आप परीक्षा में तो ऐसे अनुपात लगाएं गुणात्मक, कोई सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट समझ से ही कर देंगे आप क्वेश्चंस को। मान लो तीसरी किस्त भी मुझे पे करनी होती तो मैं क्या करता, 20 गुणा 20 गुणा 20 लिखता और इधर क्या लिखता, 21 गुणा 21 गुणा 21। लेकिन किस्तों की राशि हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो उधर वाली राशि को अपने को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसे बराबर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। 2 किस्तें और 3 किस्तों में जब भी चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें आए अपने पास में, कौन सी किस्तें पढ़ेंगे सबसे पहले, सीआई की किस्तें। सीआई की किस्तों में 2 किस्तें हैं या 3 किस्तें हैं तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले मैं 2 बता रहा हूं फिर क्या बताऊंगा 3। कोई भी पर्सन ऐसा आया जिसमें दर है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, तो आपको फर्स्ट ईयर का अनुपात लगा देना है कि सर पहले वर्ष में 100 रुपए लाएंगे तो लौटाने कितने पड़ेंगे, 110। यानी इधर वाली को किस्त की राशि मान लें, इधर वाले को लाना मान लें। तो बताओ फर्स्ट ईयर में जो इनका अनुपात होगा वो 10 अनुपात कितना होगा, 11। उसके बाद मैं कहूँ सेकेंड ईयर में क्या होगा तो आप कहेंगे सर 10 गुणा 10 और इधर क्या होगा 11 गुणा 11। किस्तें पढ़ने से पहले चक्रवर्ती ब्याज की पढ़ रहे हैं अपन, ये साधारण की इससे आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, ये 10 गुणा 10 गुणा 10 और इधर कितना होगा 11 गुणा 11 गुणा 11। इधर वालों को अपन ने क्या मानी है, किस्तें। इधर वाली क्या मानी है कि ये किस्तों में लौटाई गई राशि है और ये शुरुआत वाली राशि है जो टोटल आपने ली है। तो अब मैं इनको ये बनाऊं कि कितना लेना और किस्तों में कितना लौटाना, ये मैं यहां से तय करूं। तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि किस्तें हमेशा लौटाई जाती हैं समान। 3 किस्तें लौटाई हैं तो तीनों बराबर नहीं होंगी, ऐसे तो है नहीं। एक 10 की 11 की लौटाई रहे, एक 121 की लौटाई रहे, ऐसे तो है नहीं। तीनों ही या तो 111 की लौटाई होंगी या 121 की या 1331 जो भी बना होगा उसकी। तो बताओ यहाँ कितनी किस्त लौटाई आपने, 1331 है, 11 गुणा 11 गुणा 11। तो ये किस्त 1331 की हो गई। लेकिन ये पहले वाली 1331 की नहीं थी, लेकिन इसे आप 1331 की बना ले
अब आप कहेंगे सर कैसे बनाएं इसको 1331, तो मैंने अनुपातों को बदलना सिखा रखा है कि कोई भी अनुपात होता है उसका रूपांतरण किया जा सकता है। मान लो इस अनुपात को मैं इधर 11 से गुणा कर दूं तो इधर भी किससे गुणा कर दो 11 से, तो ये पहले जैसा ही रहेगा लेकिन इसका रूप जो अपने को चाहिए वो मिल जाएगा। तो अब बताओ ये किस्त भी 1331, ये किस्त भी 1331, ये पुरानी किस्त भी मैं 1331 की बनाना चाहूं तो यहाँ केवल 11 है, इधर केवल कितना है 10, तो इसको मैं 1331 बनाऊं तो 11 गुणा 11 और कर दूं वहां पर, और इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 11 गुणा 11। अनुपातों का रूपांतरण करें तो जिस संख्या का इधर गुणा करें उसी का उस दूसरी साइड में गुणा करें, या जिस संख्या का इधर भाग दें उसी का उधर भाग दें, भाग भी दे सकते हैं आपस में। अब मुझे बताओ इसका नया अनुपात क्या हो गया। अब आप कहेंगे सर नया अनुपात 11 गुणा 11 121 होता है और उसके 0, तो ये 1210 तो इधर लेना हो गया, और पहली किस्त कितने की दे दी 1331 की, फिर यहाँ 10 गुणा 10 तो 100 हो गया, 11 ये कितना हो गया 1100, और ये कितना हो गया 1331 किस्तें तो बराबर आ रही हैं कि नहीं, अब देखे देखो, और इधर कितना हो गया अब 1000, और इधर कितना हो गया 1331। समझ पाए होंगे 3 किस्तों में लौटाना हो तो ये कैसे बनाया मैंने, ये बनाना आना चाहिए। अब किस्तों के रूप में उसने कितनी राशि दे दी 1300 1300 1300 3900 और 31 31 31 93, तो कितनी दे दी 3993, तो किस्तों के रूप में उसने पे कर दी। और लिया कितना था, इन सारों को जोड़ दो, 3000 तो ये हो गया 310, 3310 यानी 3310 तो उसने लिए थे, किस्तों में लौटाए कितने हैं 3993 रुपए। कोई कहे ब्याज कितना है तो इनको घटा दूंगा मैं, इनको घटा दूंगा वो ब्याज हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो गया 600, सही है, इतना ब्याज हो गया। ये ब्याज बन गया, ये ली गई राशि हो गई, ये देय राशि हो गई कि नहीं। अब इस अनुपात में वो जो भी पूछे उसका बंटवारा कर सकते हैं। फिर से सुनना, यदि मान लो किसी ने आपको ऐसे कह दिया कि एक दर है और दर है 8 सही 1/3%, ये कोई दर है और 2 किस्त बनानी है, 2 किस्तें बनानी है इसकी, और कौन सी किस्तें बनानी है, चक्रवर्ती ब्याज वाली पढ़ रहे हैं अभी अपन कि चक्रवर्ती ब्याज वाली किस्तें कैसे काम करती हैं। तो आप कहेंगे सर 2 किस्तें अपने को बनानी है तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अनुपात लगा दूंगा डायरेक्ट इनका। तो बताओ 8 सही 1/3% को क्या लिख सकते हो, 8 या 24 रेख 25/300 लिख सकते हो, यानी 300 रुपए लाओगे तो 325 लौटा के आने पड़ेंगे आपको, अरे 25 एक्स्ट्रा लौटा के आने पड़ेंगे। तो यही काट लिया मैंने इसको कि ये 25 2 जीरो को काटता है, 25 चौक 100, तो 1 कितना हो गया 12, यानी आप 12 रुपए किसी से लाते थे तो 1 रुपया ब्याज बन जाता था, तो कितना लौटाते थे 13। अब सेकंड ईयर में ये गुणात्मक वृद्धि करता है तो ये 12 गुणा 12 रहा होगा, तो ये 13 गुणा क्या रहा होगा 13। किस्तों में लौटाते हैं तो किस्तें बराबर होनी जरूरी है, मैं इनको बराबर करता तो बराबर कैसे करता, अरे बराबर करने की तरकीब बता दी कि यहाँ 13 गुणा 13 है तो यहाँ भी 13 गुणा 13, तो इधर 13 से गुणा करूंगा तो इधर भी किससे गुणा करूंगा 13 से। अब ये किस्तों जैसा मामला बन गया ऑटोमेटिक ही। अब आप कहेंगे सर ये 169 बनेगा, तो ये भी क्या बन गया 169, 12 को 13 से गुणा करते हैं तो 156 हो गया, और 12 गुणा 12 कितना होता है। अब कोई कहे कि इसमें देय राशि कितनी है और किस्तों के थ्रू कितनी दी आपने, ली कितनी, तो वो बता सकते हैं कि 144, इनको जोड़ेंगे तो ये तो 0 बनता, फिर 0, और ये कितना 300 रुपए तो आपने लिए और दिए कितने, अरे 9 और 9 18, वैसे जोड़ लो डायरेक्ट 160 160 तो 16 2 32 320 होता है, और 18 और कितना हो जाता 338। तो कोई ये कहे ब्याज बताओ तो ब्याज कितना रुपया हो गया 38। अब मान लो कोई ये कह दे कि ब्याज इतना था 3800 रुपया था, ब्याज 3800 बता देता कहीं पर, तो इन सारों के भी 0 लग जाती कि नहीं, उस हिसाब से बांट देते हैं इनको। वो तो बांटेंगे, अभी सीख रहे हैं कि ऐसे दर को कैसे लगाते हैं 2 किस्तों में 3 किस्तों में। अब जैसे कोई पर्सन आएगा तो कैसे आएगा, पर्सन 2-5 तरीके से आएंगे, वो मैं दिखाऊंगा 8-10 पर्सन आपको कि भाई कैसे कैसे आ सकते हैं आपके पास में। ऐसे आ गया पर्सन
कि 6800 रुपए तो आपने उधार लिए हैं जिनको किस्तों के रूप में आपको लौटाना है। दो समान वार्षिक किस्त लौटानी है। किस्त कितनी करनी है? 2 किस्त करनी है। ब्याज की वार्षिक संयोजित दर है वो कितने परसेंट है? 12.5%। अब 12.5% की 2 किस्तें मैं बना सकता हूं आराम से, और खटाक से बना सकता हूं। वो कैसे बताओ? दर को मैं क्या लिखता है इसको? 12×2 = 25/2 और परसेंट का 100। 25/200 है ये अनुपात, पढ़ाऊं मैं इसका। तो ये 25 काटेगा तो इसको 4 बार काटता है। 25 2 0 को 4 बार काटता है तो 1/8 हो गया। 1/8 का मतलब है 8 रुपए का ब्याज कितना बन गया? 1 रुपया। तो यदि आप किसी से 8 रुपया लाओगे तो लौटाओगे कितना? 9। तो 9 की किस्त लौटा दो, ऐसे समझ लो उसको। फिर 2 किस्तों में लौटानी है तो अगली किस्त को मानोगे 8×8 अनुपात 9×9। ये समझ पाए होंगे आप मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये जिसको बनाना आता है वो ऐसे प्रश्नों को विदाउट यूजिंग पेन पेपर, सूत्रों के बगैर वैसे कर सकता है कि वो ज्यादा उल्टे सीधे मेथड भी नहीं लगाए कर पाए। अब आप कहेंगे सर किस्तें होती हैं वो हमेशा समान रूप से लौटाई जाती हैं, यानी पहली किस्त जितने की होती है उतनी दूसरी होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 9×9 है, यहाँ 9 ही रह गया तो इसको भी 9×9 बनाओ। तो इस किस्त को बराबर करना है, किस्त इधर वाली है, इसको बराबर करना है, इसको बराबर नहीं करना, इधर वाले को बराबर करना है। तो आप कहेंगे सर ये 9×9 है, ये भी 9×9 है, तो अब इसको मैं 9×9 बना रहा हूं तो इधर किस से और गुणा करना? 9 से। अब इन सारों को देख लेना। अब इसमें एक चीज दी गई है, ये कौन सी चीज है? उधार ली गई राशि। तो उधार ली गई राशि में किसको सोल्व करोगे? इधर वाली चीज को सोल्व करेंगे, इधर वाली तो चाहिए ही नहीं अपने को। अरे इधर को भी कर सकते हो 81, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। बताओ उधार कितना लिया? 9 अंटे 72 तो ये हो गया, और 8 अंटे 64। इन दोनों को जोड़ दो आप, वो उधार की राशि हो गई। उधार की राशि कितनी हो गई? अब ये चाहिए नहीं मुझे, चाहिए तो आप सोल्व कर लो। 81। अरे 81 है, ये कितना हो जाता? कहीं ब्याज चाहिए तो ब्याज निकाल लो, नहीं चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप निकाले ही नहीं। जो चीज नहीं चाहिए उसका गुणा भाग क्यों करें आप? परीक्षा में टाइम वेस्ट होगा। अब आप मुझे बताओ 36 रुपए को उसने कितना, 136 को कितना बता रखा है उसने? तो बस अब प्रश्न समाप्त हो गया। आपको कुछ नहीं करना, आप जितना ये अनुपात निकाले हो उसकी तुलना कर दो। 136 की तुलना किससे कर दोगे? 6800 रुपए से। कि इसको वो परीक्षा वाला क्या कहता है? 6800 रुपए कहता है। तो बताओ 68 का पाड़ा आता होगा, 68 का पाड़ा 2 बार बोलते हो तो ये आ जाता है। अरे 60 दुआर 8 दुआ, 60 दुआ तो 120 होता है, 8 दुआ 16। ऐसे काटने पे भी ध्यान दिया करो। 2 बराबर क्या हो गया? 100। कहीं 2 से 4 से काटते फिर 68 से उड़ा दिया करो डायरेक्ट। उधर पाड़ा देखने, आंखों से दिखने में लक्षण दिख रहे हैं इसमें। 1 बराबर कितना हो गया? 50। अब देखो मुझे चाहिए क्या? चाहिए क्या? प्रत्येक किस्त की राशि। तो किस्त को क्या मान रखा है? 9×9 यानी 81। तो मुझे क्या चाहिए? 81। तो इस 50 को किससे गुणा कर दो? 81 से। 1 को 50 कहते हैं तो 81 को कहेंगे 81×50। तो 81×50 आप जानते हो 50 के नोट यदि 81 हो तो 2 नोटों में 100 बनता है, तो आधा कर दो इसका। अरे 80 नोटों में 4000 होता कि नहीं, और 81 नोटों में 4050 आ जाता। बोलो ये उत्तर हो जाता कि नहीं? ध्यान से देखना, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज दोनों की किस्तें आसान होती हैं यदि आप गणना पे ध्यान देंगे। तो सूत्रों से करने जाएंगे तो ऐसे मान लो बहुत समस्या है दोनों में, हम में ही समस्या आती है। आप तो बात की बात है, आपकी गणना का स्टैंडर्ड और हमारी गणना का स्टैंडर्ड में काफी फर्क है, प्रैक्टिस का भी काफी फर्क है। तो सूत्र में डाल के रोड़ोगे। चक्रवर्ती ब्याज की जब भी किस्तें आ जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये गुणात्मक वर्दी का अनुपात लगा लो। अनुपातों में फिर जो किस्त की तरफ की राशि है उसको क्या कर लो? बराबर। बराबर कैसे करते हैं? उन अनुपातों को सेम चीज से गुणा कर करा के बराबर कर लो। फिर बराबर करने के बाद उसमें कुछ दिया रखा होता है, उसकी तुलना कर दो। फिर से देखिए चीजों को, कहीं भी मेरे पास ऐसे आ जाता पर्सन। अब उसमें भाषा वसा का ध्यान रखिएगा, पर्सन में कोई भी भाषा हो सकती है, कैसी भी तरीके से दी हुई हो सकती है। पहली बात तो आप बताओ 2 समान किस्तें होंगी कि नहीं?
इसमें चुकाया जाएगा, 2 अर्धवार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है। तो आप कहेंगे सर चक्रवृद्धि ब्याज का मामला हो, 2 किस्तें बनानी है अपने को। पहली बात तो ये टोटल ऋण है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 6800 रुपया था, वैसे इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, 8925 रुपया आपको गिवन है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, लेकिन 8% प्रतिवर्ष की दर लगती है, तो अर्धवार्षिक में ये दर 4% ही लगेगी। अरे वार्षिक लिख रखा है, यहाँ क्या लिख रखा है, 8% वर्ष के हिसाब से लगती है। अर्धवार्षिक रूप से देय है ब्याज, तो फिर दर को आधा करेंगे कि नहीं, तो दर लगेगी 4%। 4% के अनुपात बनाएंगे उधर। अनुपात बताए थे मैंने कि कैसे बनाते हैं, ये है 4/100, 4/100 को काटेंगे तो 1/25, यानी 25 रुपए का 6 महीने का ब्याज 1 रुपया बनेगा। तो पहले 6 महीने की जो किस्त बनेगी वो 25 रुपए लाओगे रहे, तो कितने चुकाने पड़ेंगे, 26। ये गुणात्मक वृद्धि करता है, तो 25 गुणा 25 अगले 6 महीने में हो जाएगा, तो ये 26 गुणा 26 हो जाएगा। ये समझ गए होंगे। हम ये भी समझ गए कि किस्तों की राशि इधर वाली है, इन किस्तों की राशि को क्या करेंगे, बराबर। तो अनुपात को बराबर कर रहा हूं मैं। अनुपात को बराबर कैसे करते हैं वो समझ लें आप, कि यहाँ 26 गुणा 26 है, तो यहाँ भी 26 गुणा 26 ही बनाए, तो 1 26 से गुणा कर दें, लेकिन एक ही तरफ नहीं कर दें गुणा, दोनों तरफ करना आवश्यक है, क्योंकि अनुपातों में अपनी मनमर्जी से थोड़ी गुणा कर सकते हो, नियम के अनुसार ही कर सकते हो कि दाएं पक्ष को 26 से गुणा करो तो बाएं पक्ष को भी करें। चलिए साहब, अब देखो मुझे क्या दिया गया है, मुझे ऋण की टोटल राशि दी गई है, तो ऋण की राशि होती है इधर वाली, तो मुझे इसका टोटल कर लेना है इधर वाले का। और फिर किस्त की राशि चाहिए, तो किस्त के लिए तो 26 गुणा 26 चाहिए मुझे। तो अब मुझे आप ये बताइए, इधर 25 गुणा 26 कितना होता है, 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 होता है, वो तो आपने याद ही कर रखा है वर्गों में। और एक बार 25 और, तो ये 600 कितना बनेगा, 50, और ये 600 कितना बनेगा, 25, यानी ये 1275 बनेगा। कितना बना, इधर वाले की जरूरत हो तो निकालें, नहीं जरूरत हो तो गुणा भाग करने में टाइम वेस्ट नहीं करें आप अपना जोड़ने मेरे से। अब आप कहेंगे सर 1275 को परीक्षा वाले ने कितना दे रखा है, 8925 दे रखा है, बोलो दे रखा है कि नहीं। चलो तो अब मैं इसे काटता हूं, काटने में 25 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 25 का पढ़ा आता होगा इतना कि 25 पंजे होता है सर ये, फिर 2 बचेगा, फिर कितना, 1 बार 51 बार कट जाएगा ये 25 से। इधर 25 से काटूंगा तो 25 75 होता है, फिर 14 बचेगा, फिर 25 पंजे 125 हो जाएगा, और ये 142 हो गया था, उसमें से 17 75 तो 25 संते हो जाएगा, 357 बार कटेगा कि नहीं। फिर देखो 51 3 से भी कटता है, 17 से भी कटता है। यदि आप जानते हो कि सर हम 17 से काटते हैं, 17 3 51, और 17 2 34, और 1 बचा, 17 एकम 17 21 बार, और ये 1 से कितने बार, 7 बार। मैंने कई बार ये भी कहा है कि कुछ समझदार आदमी 1200 का पाड़ा बोल के 89 को लगभग वैसे भी काट लेते कि 12 सताम 84, 7 बार तो वैसे ही कटेगा, 1200 से ही कटता 8400, और आगे जो बच रहा है 525, तो 525 75 संते जानते हैं, 7 7 49, 490 25, और तो कट जाता 7 बार पूरा ही। कुछ बच्चों को डायरेक्ट यहां से 1275 का पाड़ा बोलते बोलते भी काट देते हैं, नहीं काट देते। ये 1300 से कुछ ही कम है, तो 13 7 9100 से कुछ ही कम है, ये देखे देखो लगभग 7 बार कटेगा। अब क्या ही करना था, 7 यहाँ 1 बराबर 7 है, कितने बराबर चाहिए, किस्त की राशि, किस्त को क्या मान रखा है आपने, 26 गुणा, एक किस्त की राशि चाहिए दोनों की नहीं, तो मुझे 26 गुणा 26 चाहिए, तो 26 गुणा 26 तो मैं जानता ही हूं, और उसको कितने से गुणा कर दूंगा, 26 मैंने बताए थे 32 तक के वर्ग आप हर समय याद रखें, तो 26 गुणा 26 कितना होता है, 676, और 676 का 7 गुणा कर दें, 7 6 की 42, लास्ट में 2 आएगा, और ये नहीं देखा,
अरे 2 आएगा, फिर 7 7 49 और 2 कितना हो जाएगा, वो 4 हासिल थी, तो 53 का 3 हो जाएगा, तो 32 लास्ट में आएगा कि नहीं। ये गुणा करने से आ जाता, वो आप देख लें। थोड़ा सा समझ गए होंगे कि वो अर्धवार्षिक दे तो कैसे आपको किस्तों में लगाना है, वो अनुपात कैसे बढ़ाना है और इसकी तुलना कैसे करनी है। और ऐसे मान लो तुक्का सा भी लगाना हो, तो देखो ये जो सारा प्रोसेस अपन ने करा है उसमें ये किस्तें तो पता चली थी अपन ने कि भाई कितना लौटाएगा। अरे 25 का 26 लौटाएगा, तो किस्त ऐसी आएगी जिसमें 26 का भाग चला जाए। अरे किस्त कैसी आएगी जिसमें 26 का भाग चला जाए, ऐसी किस्त बनने की संभावना प्रबल है कि नहीं। किस्त का मान ऐसा आएगा, किसी को ऐसे आइडिया भी लगाना हो कि भाई मैं इन 4 ऑप्शनों में से चूज कैसे करूं। ऐसे मान लो मुझे कुछ ही नहीं आ रहा, बैठा बैठा कुछ कर रहा हूं, तो उसमें क्या करूं। तो वो इस किस्त की राशि पूछे तो 26 का इसमें, अब 26 में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, 13 का जाता है, तो 2 का भाग तो सारों में ही जा रहा है। 13 का चेक कर लो, जैसे मान लो मैं इस ऑप्शन को करता 13 से, तो 13 × 39, फिर कितना बचता 47, फिर 13 × 39, फिर 8 बन जाता 82, नहीं जाता, तो ये उत्तर नहीं आता। मैं इसमें 13 का भाग देता तो 13 × 39, 6 बचता, 13 × 5 = 65, 14 बचता, नहीं जाता, तो इनके आने की संभावना क्या थी, नगण्य थी। मैं इसमें 13 का भाग देता, फिर 13 × 39 कितना बचता 7, 13 × 5 = 65, फिर 104, इसमें जा रहा है, तो इनमें से संभावना बढ़ती। फिर मैं 26 का ही देख लेता, 26 का भी दोनों में ही जा रहा है, 13 का 2 का जाएगा, उसमें 26 का भी जाएगा। तो समझ गए, कुछ ऑप्शन ऐसे आपको एलिमिनेट करने हो तो कुछ कर सकते हैं, बाकी मैं ये कहता हूं पहले तो ये अनुपात ही बनाना आना चाहिए। कुछ जगह भाग देने से भी काम चल जाता है, लेकिन वो काम नहीं चलाएं आप शुरू में, तो आदत ही ऐसी डाल लें कि भाई किस्त की राशि कैसे बनाई जाती है। ध्यान दें, चक्रवर्ती ब्याज का जब भी क्वेश्चन आपके पास में आ जाए परीक्षा में, तो वहां किस्तों की राशि या देय राशि वो कैसे पता करी जाती है। सबसे पहले तो ऋण कितने रुपए का है, 2550 रुपए का ऋण है, और उसको हम 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकता करना चाहते हैं, 6 महीने के किस्तों में। अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन ये 8% तो क्या थी, वार्षिक दर थी। तो आप ये कहेंगे कि सर अर्धवार्षिक दर हम लिखेंगे तो 4% अर्धवार्षिक लिखेंगे रे। यहां ये समझ गए 4% कैसे लिखा मैंने। 4% अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये 4/100 के हिसाब से है, और 25 रुपए का 1 रुपया ब्याज मिलना है, यानी 25 रुपए लेोगे तो किस्त कितने की लौटानी पड़ेगी, 26 की। ये पहली किस्त, 2 किस्तें बनानी है, इधर 25 × 25 कर दो और इधर 26 × 26 कर दो। मैंने कहा किस्तों की राशि को बराबर कर दो, तो आप किस्तों की राशि को बराबर करेंगे तो इधर वाले पोर्शन को बराबर करेंगे, तो यहाँ 1/26 से मैं और गुणा कर देता, अनुपात लगा लेता। मुझे ये ऋण राशि पता करनी है, इधर वाली तो किस्त ही चाहिए, तो 26 × 26 ही चाहिए मुझे। तो इधर वाली 625 और 650, 1200 कितना बनता 75, 1275 पिछले पर्सन की तरह 2500 किसके बराबर कर देते 50 के। क्या ये इसका डबल है क्या, अरे ये इसका एग्जैक्ट डबल है क्या, देख लो अब तो आंखें फाड़ो। अरे 1200 का डबल तो 2400, और 75 का डबल होता है 150, तो ये 2 बार काटेगा, ऐसे डायरेक्ट काट दें परीक्षा में, वो थोड़ा सा आनंद की बात है। अब आप कहेंगे सर 1 को 2 कहते हो ना, तो किस्त की राशि बनानी है तो 26 × 26 को क्या कहेंगे ये बताना है। तो 1 को 2 कहते हो तो किस्त देनी है 26 × 26 की, तो 26 × 26 को किससे गुणा कर दो 2 से। 26 × 26 होता है 676, 676 का क्या कर दो डबल, तो कितना आ जाता 1300। अरे ये 700 में थोड़ा कम है, 700 में से 24 कम है, तो 1400 में से 48 कम आएगा, तो 1300 समथिंग आएगा। तो कोई वैसे ही आइडिया लगा देता 1300 समथिंग, एक ही है ऑप्शन में।
इकाई का अंक देख लो, इकाई अंक में लास्ट में 6 दुआ 12, 2 आएगा, 6 दुआ 12, 2 ही आएगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन क्या आ रहा है, 2। मैंने ये भी समझाया था, गणना देखा करो, गणना करने से पहले परीक्षा में ध्यान रखना अवश्य हो जाता है, घर तो आप कैसे भी कर लो। परीक्षा में मान लो पूरे को बगैर गुणा करे उत्तर आ रहा है तो लगाओ उसको, वरना मरोगे तुम, टाइम ही नहीं मिलेगा। अब तुम क्या करते हो, 10 गुणा 11 भी आ जाता है तो ऊपर नीचे लिख लेते हो, गुणा करने में फुल मजे लेते हो परीक्षा के, फुल। फिर परीक्षा खत्म होते ही तुम्हारी तरफ करती है परीक्षा। और सुना, पेपर खत्म होते ही तुम्हें नहीं लगता कि पेपर तुम्हारी तरफ ऐसे कर रहा है, और बोल, योद्धा बन रहा था कि नहीं, तू नहीं करता ऐसे, करता है। देखो देखें, अब देखो लिख कैसे भी सकता है, CHSL में एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए। अब देखो ये, अब की बार देखो पर्सन को बदल दिया है कंप्लीटली, अब की बार ऋण नहीं दिया है, किस्त दी है। सूत्र में इसलिए उलट जाते हो आप। अब की बार 3025 रुपए की 2 किस्तें, प्रत्येक समान है, मतलब 3025 की पहली किस्त, 3025 की दूसरी किस्त लौटाई है। मतलब यदि ब्याज की दर क्या है, 10% और ब्याज वार्षिकी है तो 10% को 10% ही रखना है। अर्धवार्षिक होता वो वार्षिक देय होती, और अर्धवार्षिक होता तो मैं आदि करता उसको। वार्षिक दर है तो आप कहेंगे सर R बराबर 10% ही लिखना है, 10% का अनुपात बनाऊंगा तो 10/100 लिखूंगा, इसको 1/10 लिख दूंगा। यानी हम 10 रुपए पहली किस्त में लेंगे तो देना कितना पड़ेगा, 11। यदि हम दूसरी किस्त में 10 रुपए 10 गुणा 10 करेंगे, क्योंकि गुणात्मक वृद्धि होती है चक्रवर्ती ब्याज का पर्सन है तो, और ये 11 गुणा 11। फिर हमने ऐसे पढ़ा कि किस्तों की राशि बराबर होती है, तो किस्त वाले एरिया को आप बराबर करेंगे उसमें। तो किस्त वाला एरिया कैसे बराबर होता है वो देखो, ये 11 गुणा 11 है तो मैं इसको भी क्या कर देता, 11 गुणा 11 किस्तों को बराबर बनाता। तो उधर वाला बताओ, उधर वाले को किससे गुणा करता, 11 से। एक मुझे उधार ली गई राशि ज्ञात करनी है, तो ज्ञात क्या करना है मुझे, ये सारा इलाका दे क्या रखा है मुझे, केवल ये 11 गुणा 11 ही दे रखा है, इधर कुछ नहीं करें, इधर का जोड़ा जाती नहीं करें कुछ भी। अब आप मुझे बताओ, ये जो दे रखा है 3025 है, वो इनमें से किसके बराबर करूं मैं, इस 11 गुणा 11 के। 121 भी मत लिखो, गधे होते हैं जो 121 लिखते हैं इसको। क्यों, 121 को गुणा करके फिर वापस से काटोगे, अरे ये बगैर गुणा करे नहीं कट सकता क्या ये, 11 2 22, फिर 8 बचा, 11 7 77, फिर 5 बचा, फिर 11 से वापस से काटा, 11 2 22, 5, 1 बराबर कितना आ गया, ये बगैर गुणा करे नहीं कटा। अब बताओ मजदूरों का काम क्या होता है, 11 गुणा 11 करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, फिर वापस से काट के फिर 11 ही बनाएंगे, क्यों 11 से काटेंगे फिर वो 11 ही वापस बन जाएगा, फिर 11 और बनाएंगे। 1 बराबर 25 होता हो तो क्या पूछा गया है, तो बताओ राशि टोटल कितनी से टोटल कर लो, 10 गुणा 10 तो 100 होता है, 110, 100 और 110 डायरेक्ट ही जोड़ रहा हूं मैं, यहाँ 110 हो गया है, ये 110 हो गया था, और ये कितना 100, 110 में 100 जोड़ता हूं तो 210 बनता है। तो मैं 210 बराबर बनाना चाहूं तो 210 को किससे गुणा कर देना, 25 से। तो बताओ जीरो तो आनी है, और फिर 25 एकम 25, जीरो के बाद में क्या आना है, अरे 25 एकम 2 आना है, फिर 25 2 50 और 2 कितना हो जाता, 5250 मेरा राइट आंसर हो जाता। कभी कभार आती हैं किस्तों के क्वेश्चन, इतने थोक से नहीं आते हैं। थोक से तो कौन से पर्सन आएंगे, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज। कभी कभार वो किस्तों का टैला देता है, पहले बता भाई किस्त बना के बता इसकी, थोड़ी थोड़ी बनानी आ गई होंगी कि भाई कैसे देख रहा हूं मैं, बगैर सूत्र फ्री बनाए तो ऐसे ही बनाए उसका अनुपात, क्योंकि
चक्रवर्ती ब्याज गुणात्मक वृद्धि करता है, तो गुणात्मक रेशियो बनाना हमने पहले चैप्टर में भी सीखा है, इससे पहले वाले चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न पढ़े हैं, उसमें ऐसे आ गया। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से प्रतिवर्ष के हिसाब से दी गई है, जिसमें किस्तें कितनी बनी हैं, प्रति किस्त कितनी बनी है, 17,640 रुपए की एक किस्त है। तो ऐसी दो समान किस्तें चुकाई जाती हैं। तो दो किस्तों में मुझे इस मटेरियल को सोल्व करना है, दो किस्तों में। फिर आप कहेंगे उधार ली गई राशि कितनी थी, तो मैं 5% दर से अनुपात बना देता कि नहीं। 5% दर का अनुपात कैसे बनाऊंगा, 5/100 करूंगा, 1/ कितना होगा 20, यानी साला 20 रुपया आप किसी से लेओगे तो लौटाओगे कितना 21। दूसरी किस्त में गुणात्मक वृद्धि, तो 20 गुणा 20 आप लेओगे तो लौटाओगे कितना 21 गुणा 21। ये गुणात्मक वृद्धि समझ में आती है, इतना तो डायरेक्ट लिख दें। अब हम ये समझते हैं इधर वाली किस्त है, तो किस्त की राशि को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो 21 गुणा 21 को मैं ऊपर भी बराबर करना चाहूं तो फिर मुझे दोनों जगह 21 गुणा 21 करना पड़ेगा। तो अनुपातों को बदलूं तो इधर 21 से गुणा करूं तो इधर भी 21 से गुणा कर दूं। अब हो गया ये किस्तों के लखनऊ में, हो गया कि नहीं। तो अब राशि ढूंढनी है तो इन सारों का टोटल कर लो, और किस्त ढूंढनी है तो अकेली किस्त ये है, दोनों किस्त दोनों को जोड़ने से आएंगे। अब मुझे आप बताओ क्या दे रखा है उसने, किस्त दे रखी है, तो किसके बराबर करूं उसको 21 गुणा 21 के। अरे प्रत्येक किस्त है कि नहीं है, प्रति किस्त। तो मैं 21 गुणा 21 के बराबर किसे कर दूंगा 17,600। अब इसको देखो 441 बना लेना मूर्खता है। मूर्खता क्यों है, इसको काट लूंगा मैं वैसे ही बगैर गुणा करे ही। तो आप 21 का पढ़ा आता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना 7 से काटो। तो 21 का पढ़ा आता होगा, 20 का पढ़ा, अरे 1 का पढ़ा होता है, 21 से भी काटे। तो कोशिश करो थोड़ी थोड़ी कि 21 से ही काट लो। आप साहस तो दिखाएं। 21 से कम 21, तो यहाँ 21 का 20 का पढ़ा 6 बार बोलता हूं तो 120 आता है, 7 बार में 140 आता है, 8 बार में कितना आता है 160 आता है। 160 8 बार हो रहेगा 168 आएगा। 21 में 1 का पढ़ा भी तो चलेगा उसके आगे 8 बार। तो 168 168 में 8 बच गया, फिर 84 21 चौक 84। बताओ 840 बार कट गया, थोड़ी सी हिम्मत करे तो, वरना 7 से काट लो, 3 से काट लो। 21 चौक 84, तो 1 बराबर आ गया 40। आराम हो गया अब तो। अब आपको राशि बतानी है, उधार ली गई राशि। उधार ली गई राशि ये गोले में लिखी हुई है, वो है। इनका टोटल कर लो। आप टोटल करोगे तो 20 गुणा 41 हो जाएगा। 20 गुणा 41, अरे 20 कॉमन ले सकते हो और 20 प्लस 21 कर सकते हो, या 20 गुणा 21 तो कितना होता है 420, और ये कितना होता है 400। तो टोटल करेंगे तो 400 और 420 कितना हो गया 820। 820 का पता करना है तो मैं 820 कैसे निकालूंगा, 820 को कितने से गुणा कर दूंगा 40 से। 1 बराबर 40 हो तो 820 बराबर निकालना है मुझे। तो अब आप कहेंगे सर 2 जीरो आ जाएंगी, और जीरो के बाद में क्या आना है 8 आना है। एक ही ऑप्शन में आ रहा है 32,800 रुपए टोटल रकम उसने उधार ली थी। और कोई ये पूछे लौटाई कितनी, तो 21 गुणा 21 और 21 गुणा 21 दोनों को जोड़ते फिर उसको 40 से गुणा करते। ब्याज कितना लगा कोई ये कह देता तो इन दोनों को जोड़ते, फिर वो अंतर करते, वो अंतर निकालते। जो भी पूछे वो बताना आना चाहिए। फिर तो ज्यादातर ये पूछता है कि टोटल राशि देके किस्त पूछता है, कभी किस्त देके राशि पूछता है, कभी ब्याज भी पूछ लेगा, और क्या ही होगा। चक्रवर्ती ब्याज का ये अनुपात लगाना आता है तो किस्तों का मटेरियल ज्यादातर आता है। ये अनुपात लगाना नहीं आता है तो फिर थोड़े से अटक अटक के सांसें चलेंगी। फिर अनुपात लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं लगाओ। ऐसे आ गई मेरे पास 5808 रुपए की किस्त है। ये किस्त की राशि है, 2 वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। 5808 रुपए की पहली किस्त, 5808
रुपए की दूसरी किस्त। ब्याज की दर 10% के हिसाब से होगी। वार्षिक किस्तों में लौटाना है तो कोई आधी वादी नहीं करनी है। अर्धवार्षिक और द्वार्षिक की वर्डों का ध्यान रखें। कुल राशि कितनी है तो 10% को मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूं। 10 का 11 होता है। अरे 10% में 10/100 और ये क्या लिखोगे अब तो डायरेक्ट ही लिख दो। 10% 10/100 होता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 1/10 10 रुपए लाओ 11 रुपए लौटाओ। फिर सेकेंड ईयर में गुणात्मक वृद्धि करता है। 10 गुणा 10 लाओ और 11 गुणा 11 लौटाओ। ये 2 किस्तों में मैंने वार्षिक वृद्धि गुणात्मक वृद्धि दर दर्शा दी। अब आप कहेंगे कि सर इसमें आप ऐसा कीजिए, किस्तें बराबर होती हैं तो 11 गुणा 11, तो यहां भी मैं 11 गुणा 11 कर देता हूं, तो इधर भी राशि को उसी में 11 से गुणा कर देता हूं। अब आपसे कोई ये कहे कि किस्त की राशि कितनी है 5808 है, तो किसके बराबर कर दो उसको 11 गुणा 11 के बराबर 5808 कर दो। टोटल राशि चाहिए तो टोटल राशि देखो 110 तो यहाँ हो गया, 100 यहाँ हो गया, 210 चाहिए। 11 गुणा 11 बराबर इतना है, 210 बराबर कितना है ये परीक्षा वाले ने मांगा है। अब आप गणना करके फटाक से निकाल दें। आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 हमें दिख जाता है, तो हम गुणा ना करके इसे वापस से काटेंगे। 11 पंजे 55, फिर 3 बचेगा, 11 2 22, फिर 8 बचेगा 528 बार। फिर मैं 11 से काटूंगा, 11 चौक 44, फिर 8 बचेगा और 11 8 88। 1 बराबर कितना बच गया 48। तो 210 बराबर कितना आएगा 210 को 48 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। 0 के बाद में 8 आएगा, 0 के बाद में 8 आएगा। एक ही ऑप्शन में है 0 के बाद 8। पूरा गुणा तभी करें जब आवश्यकता हो। मैंने इकाई अंक में पढ़ाया था, मूलांक कुलांक पढ़ाए थे पहले। आपने यदि गौर से उन बातों को सुना है तो उनको गणना में यूज लें। बार बार मैं बोल नहीं सकता हर जगह पे, क्योंकि एक एक पर्सन में सारी बातें अब मैं बोल नहीं सकता। दिख गया होगा कैसे निकाल रहा हूं मैं इनको। चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों में ये खटाक से लगाने आने चाहिए जो चीजें अपन लगा पा रहे हैं। अब की बार देखो कुल ब्याज पूछ लिया अगले ने। दर क्या है 10% में 10 लाओ और 11 लौटाओ। 10 11 यानी 1/10 होता है, उसको हल करें तो अब आप 2 किस्तें बना दो ऐसे खटाक से। समझदार आदमी ऐसे ही लिखता 10 गुणा 11, 10 गुणा 10 और 11 गुणा 11। फटाक से यहाँ 11 से गुणा, यहाँ 11 से गुणा, फिर इधर वाली जो राशि बनती वो कितनी बन जाती 110, ये बन जाता 100। तो लाना कितना 210 तो लिए थे, लौटाए कितने 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 121, 121 242। समझ गए होंगे, क्योंकि अभी ये इधर वाला भी चाहिए, क्योंकि अगले ने क्या पूछा है ब्याज। तो इधर वाला मुझे पता चलेगा कि ये 210 था, ये 242, तभी तो ब्याज का पता चलेगा। तो अब आप कहेंगे सर ब्याज है वो 32 का अनुपात हो गया। अरे ब्याज 32 हो गया कि नहीं, निकालना 32 है। दिया गया क्या है वो देखो, दिया गया क्या है मुझे प्रत्येक किस्त का मतलब होता है 11 गुणा 11। तो आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 तो दिया हुआ है हमें 6897, और चाहिए क्या मुझे 32, यानी 11 गुणा 11 से इसको काट लें और 32 से गुणा कर दें, आंसर आ जाएगा। चलो तो अब मैं काटता हूं इनको। अब आप कहेंगे सर 11 से काटो, 11 का 66 होता है, फिर 2 बचेगा, 11 2 22 होगा, फिर 7 बार ये तो कट जाएगा 11 से, अगेन 11 से 11 पंजे 55 7। तो 1 बराबर क्या होगा तो 32 बराबर होगा 32 गुणा 57, तो 7 2 14, लास्ट में 4 तो पूरी दुनिया के ही बन रहा है। तो 57 का पहाड़ा ही बोल देता हूं मैं 2 बार, 114 होता है 57 दुआ। अरे देखो 32 का पढ़ा तो 7 बार बोलना पड़ेगा, लेकिन 57 का तो 2 बार ही बोलना पड़ेगा। उल्टा बोलो उधर से। 114 में 11 सिलो गई, फिर 57 दिया होता है 150 और 21 171, 171 और 11 वो कितना हो गया 11 नहीं जानते कौन सा उत्तर आ जाता 1824 रुपया मेरा आंसर हो जाता। समझ पाए होंगे। ब्याज पूछे तो क्या पक्के आना है, किस्त की राशि पूछे तो क्या पक्के आना है, और चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें हो तो ये कैसे लगाना है ये अनुपात। ज्यादा जरूरी बात है कि ये मामला सुलझाना आना चाहिए। उधर तो वो एक एक नियम जैसी बातें हैं कि 1 बराबर इतना तो 2 बराबर कितना, छोटी छोटी बातें हैं।
कर दिए। चलो तो देखो, कितनी किस्तों में लौटाना है। चक्रवर्ती ब्याज होंगी तो दो किस्त, तीन किस्त, दो किस्त, तीन किस्त ज्यादा होंगी आपके पास में। दो समान वार्षिक किस्तें हैं, पहली किस्त और दूसरी किस्त। 10% से लौटाना आ ही गया है आपको, 10% की तो तुरंत से बनानी आनी चाहिए किस्त। 10% में 10 लाओ, 11 लौटाओ, 10 गुणा 10 गुणात्मक वृद्धि होती है चक्रवर्ती ब्याज में, तो गुणात्मक करते जाओ इनको, 11 गुणा 11। फिर इनको बराबर करो, बराबर करने में क्या करना होता है, इसको 11 से और गुणा कर दो, इसको 11 से गुणा कर दो, यहाँ 110 बन गया, यहाँ 100 बन गया, तो लाया कितना होगा, 210 लाया होगा और 242 लौटाया होगा। कुल ब्याज पूछा था उसने, तो ब्याज के लिए मुझे 32 निकालना है, 32 निकालना है। ब्याज हो गया 32, इंटरेस्ट हो गया 32। तो बताओ किस्त की राशि दे रखी है, प्रत्येक किस्त है 3872 रुपए की, तो 11 गुणा 11 के बराबर कर दो। आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 बराबर 3800 क्या हो गया, 72। 3872 को 11 गुणा 11 से काटेंगे तो एक बराबर आएगा 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 2, फिर 11 तिया 33, फिर 2, एक बराबर 32 होगा। तो 32 बराबर होगा 32 गुणा 32। 32 गुणा 32 आपने डायरेक्ट भी याद कर रखा है या लास्ट में 4 आएगा। 32 तक के वर्ग मैंने कई बार कह दिया कि आपको डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। दिख गए कैसे बांट रहा हूं मैं इसको। 10% की तो याद ही हो जानी चाहिए कि 10 का 11 और 100 का 121, 121 121 बनाएंगे तो ऊपर 110 और 121, तो इधर 210 बनेगा और इधर 242 बनेगा और 32 रुपया ब्याज बनेगा। दो किस्तों में तो 10% डायरेक्ट आना चाहिए, 3 में भी आना चाहिए 10%, तो इजी माप है मतलब। देखो देखो इसमें 10% है तो मैं डायरेक्ट ही कर देता। देखो देखो क्या कह रहा है, 19,650 रुपए नगद दे देते आप तो किस्तें देनी ही नहीं पड़ती। लेकिन उसने क्या है, 3100 रुपए तो नगद देती है। जैसे आप किस्तों में चुकाएं, मान लो किस्तों में चुकाएं, एक साथ दे दें तो आपको 19,650 एक बार में ही मुंड में फोड़ दो, खत्म बात। पर्सन कह रहा है कि उसने यदि किस्तों को चुनाव करता है, किस्तों का चुनाव करता है तो 3100 रुपए तो उसको कैश देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे कि नहीं भाई। 3100 तो तू अभी दे, शुरुआत में ही दे 3100 रुपए, तो फिर बाकी कितने रुपए बच गए रहे, 19,650 में 3100 रुपए आपने कैश दे दिए, तो 16,550 रुपए इनकी किस्त बनवाएगा कि नहीं, इनकी, और इनकी भी कितनी किस्त बनाएगा, 3, तीनों किस्त बराबर बराबर बनवाएगा। और ब्याज की दर कितनी दी है, 10%। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या दी जानी है वो आपसे पूछी गई है, तो अपन किस्त वैसे अनुपात में लगाएंगे, लेकिन अब 19,650 का नहीं बनाएंगे, किसका बनाएंगे, 16,550 है इसका बनाएंगे। चलो तो आप ये कहेंगे कि सर 3 किस्तें हम बनाते हैं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 10% का मतलब होता है 10/100, यानी 1 कितना 10 रुपए लाओगे तो 11 रुपए अगले को लौटा के आओगे। तो 10:11 में फिर गुणात्मक वृद्धि होती है, चक्रवर्ती ब्याज का सवाल हो तो ये 10 गुणा 10 तो वो 11 गुणा 11, फिर इधर 10 3 बार, तीसरे वर्ष में 3 बार, उधर 11 3 बार। आप कहेंगे सर किस्तों में लौटाते हैं तो हम ये जानते हैं किस्तों की राशि बराबर होनी चाहिए, यहाँ 11 गुणा 11 गुणा 11 है तो यहाँ भी 11 गुणा 11 गुणा 11, आप एक 11 से और गुणा करें, इधर एक 11 से गुणा करें तो इधर भी एक 11 से गुणा करें, फिर इधर 2 11 से गुणा करें तो इधर 2 11 गुणा 11 से गुणा करें। समझ पाए होंगे ये कैसे बनाया मैंने। इधर वाली किस्त की राशि है, इधर वाली देय राशि है, ये किस्तों में देय राशि है, ये ऋण राशि है। तो अब ये सारी बात दे रखी है, इसको बना लो आप, ये मैंने जो मार्क कराया गोला कराया उसको बना लो। ये तो 1000 हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, ये 100, ये कितना हो गया 1100, और ये 121 यानी 1210, 1210 को 1100 को और 1000 को जोड़ूंगा तो
3300, 3000 सीधा, 3310। आप कहेंगे सर इधर तो कितना बनेगा, इधर वालों की जरूरत नहीं है तो गणना नहीं करें, कहीं इधर भी 1331 रे बनाने लग जाएं। इधर वाली तो क्या दे रखी है आपको, क्या चाहिए, 21 चाहिए, 21 चाहिए तो 11 गुणा 11 गुणा 11 चाहिए अपने को। तो देखो दे क्या रखा है, 3310 के बराबर दे रखा है। 3310 किसके बराबर कर देंगे, 16,550 के। अब आप इसको देखो सीधा ही काट दिया करो, ये 5 दिया 15, ये 5 गुणा है, जीरो तो कट ही जाएगी, एक बराबर कितना 5। देखो 1331 का पाड़ा बोल के देखो 1655 आ जाएगा, इकती पंजे 155 होता है, तो 300 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 1500 आता ही है, 155 हो। डायरेक्ट काटें तो डायरेक्ट, वरना 5 से जैसे भी काटे वो आप। अब 1 बराबर 5 हो मान लो, तो अब आपको 11 गुणा 11 गुणा 11 निकालना है। तो आप कहेंगे सर 11 गुणा 11 गुणा 11 में जब भी निकालना पड़ता है 5 से और गुणा कर देंगे। तो ये सारा हम गणों में पढ़ चुके हैं कि गण क्या होते हैं। 1331 11 का गण होता है 1331। 1331 का क्या कर दूंगा 5 गुणा, लास्ट में तो 5 आएगा, साथ ही साथ 13 पंजे 6500 से 150 और 5 155 ज्यादा आएगा, 6655 आएगा। सी ऑप्शन आंसर होता। अरे गुणा करते समय ऐसे दिखाया करो कि ये 1300 गुणा 5 होता तो 13 पंजे 6500 होता, 6500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन है 6500 से थोड़ा सा ज्यादा। गुणा करने की आवश्यकता थी नहीं, वैसे आइडिया सही लगाता, अनुमान थोड़ा सही लगना चाहिए। 10 20 50 प्रश्नों का अनुभव हो तो अनुमान सही लगाया जा सकता है, बगैर एक्सपीरियंस के तो अनुमान नहीं लगा सकते, बारिश का ही नहीं लगा सकते। वरना कईयों को अनुभव है, कई डोकरे हैं उनके ऐसे करता है, यार आज तो शरीर में दर्द हो रहा है बारिश आएगी, अनुभव से बता देते हैं वो। अनुभव होता है, थोड़ा सा आइडिया होता है उनको चीजों का। और अपन बदलियों को देख के भी नहीं बता पाते हैं कि बारिश वाली है कि नहीं है ये। कुछ लोग हवाओं के रुख से बता देते हैं कि इधर से हवा आ रही है तो बारिश आएगी। तो तुम भी थोड़ा सा हवाओं के रुख से बताना सीखो, हल्के हल्के कुछ चीजों का इस्तेमाल करो, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा तो अनुमान सटीक लगते जाएंगे। अनुभव की कमी रहेगी। अनुभव का मतलब मान लो सवाल आपने 9 सवाल देखे हैं तो कम से कम इसका अनुभव तो हो गया, ये 10 से 11 कैसे बन रहा है, ये बराबर कैसे कर रहा है, वो धीरे धीरे पता चलेगा। हो सकता है आप घर से आए हो तब पता नहीं हो उस चीज का। और पढ़ाने वालों के साथ भी क्या होता है, हमें भी तो वही तो होता है, और हम कौन से वो हैं कि भाई पहले से ही पता रहता है उनको। पढ़ाने वाले भी उन चीजों का अनुभव ही कर करके आते हैं, और उनके लिए तो आसान है, आपसे भी आसान है पढ़ाने वाले के लिए। तो आपको तो पता नहीं क्या क्या याद रखना पड़ता है, उसको तो क्लास में आके बोलेगा वही तो याद रखना होता है, उसको घर से और पता रहता है कि क्या बोलना है। देखो देखे क्या कह रहा है, एक मोबाइल फोन है, वो 25,000 रुपया आप एक साथ दे देते हो तो आपको वो मिल जाता है, लेकिन तत्काल भुगतान तो उसने 5,000 तो तत्काल दे दिए, बच गए कितने 20,000। उनकी किस्त बनाई है 3 और 25% की इंटरेस्ट रेट, वार्षिक 3 वार्षिक किस्ती बनाई है। 2 मानों तक पता करना है अपने को, प्रत्येक किस्त का मान बताना था। ऐसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबलों को पूछा था कि भाई किस्त बना के बता दे इसकी। अब जिसको चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें बनानी आती थी वो तो खटाक से बना देगा 1 आध मिनट में। मुझे आप ये बताओ 25,000 तो वो कैश दे देता एक साथ ही तो उसका पिंड छूट जाता, लेकिन उसने 5,000 तो कैश दिए तत्काल अदायगी करी और 20,000 की किस्त बनाई। ये समझ गए होंगे 20,000 कैसे बचे। इस 20,000 की कितनी किस्तें बनाई हैं, 3 किस्तें। आप कहेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड किस्तें बनाता हूं तो 25% रेट को मैं क्या लिखना जानता हूं 25/100, तो अनुपात में 1 बटा क्या हो जाती है 4। यानी आप 4 रुपए किसी के पास लाते हो तो 5 रुपए लौटाने पड़ते हैं। द्वितीय किस्त में 4 गुणा 4 गुणात्मक वर्दी। अब तो समझ गए होंगे ये कैसे कर रहा हूं। तीसरे 2 बारी द्वितीय वर्ष में 2 बारी, तृतीय वर्ष में 3 बार गुणा हो जाएंगी, गुणात्मक वृद्धि करते जाएं। चौथे साल में हो तो 1 बार और गुणा कर दें, क्या ही हो रहा है। अब आप मुझे बताओ किस्तें बराबर हैं क्या,
किस्तें बराबर ही होती हैं तो बराबर करना ही पड़ेगा, है तो नहीं, तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 5 गुणा 5 से, तो इधर भी 2 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा 5, इधर 1 5 से गुणा कर दो। समझ गए होंगे। अब ये राशि बना लो खटाक से, ये कितनी बन गई, 4 गुणा 4 गुणा 4 तो 64 होता ही है, ये 16 पंजे 80 होता है, तो ये 80 हो गया, ये 25 चौक कितना हो गया 100, तो ये 140 144 244 हो गया। कितना बन गया, अरे नहीं दिखा 244 कैसे बना, अरे 80 60 तो 140 होता ही है, 140 और 100 240 और 4 खुले। अब आप मुझे बताओ, प्रत्येक किस्त का मान चाहिए तो इनको गुणा मत करना, कहीं इनको जोड़ने लग जाओ और गुणा करने लग जाओ, क्योंकि किस्त प्रत्येक किस्त चाहिए तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ही चाहिए मेरे को। तो बताओ दे क्या रखा है, 244 तो उसने दे रखा है, 244 बराबर क्या कर देता मैं 20,000, और चाहिए क्या मुझे 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125 चाहिए मुझे। तो इसमें 244 का तो भाग दे दो, 244 का भाग देते तो 1 बराबर हो जाता, और इसको 125 से गुणा कर दो, वो मेरा आंसर आएगा इसमें से। अब देखो मैं गुणा उणा कर रहा हूं, लगभग पूछा है उसने, इसका मतलब इसे काट पीट के मुझे चेक करना पड़ेगा, और 2 दशमलव तक ही पूछा है। तो देखो 4 से काटो पहले तो इसको, आप कहेंगे सर 4 से काटे तो 6 एकम 6 और 4 एकम 4 6 चौका 24 और 4 एकम 4 दिख गया। ऊपर 4 से काटूं तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5000 बार कट जाएगा। फिर इसको गुणा ही कर लो, अब 61 किसी से नहीं घटेगा, तो गुणा कर लेता हूं, 125 का 5 गुणा करता हूं तो ये 625 हो जाता है, 625 के कितनी जीरो आ जाएंगी 3 जीरो, नीचे क्या आ जाएगा 61। अब 61 का ही भाग देना पड़ेगा, 61 का पाड़ा मैंने बताया हुआ है 60 + 1, 60 का पाड़ा बोलते जाएं, एक कम में एक ज्यादा, दुक्के में 2 ज्यादा, तिक्के में 3 ज्यादा, 60 के पाड़े से। तो आप कहेंगे सर 60 का पाड़ा हम बोलने इसमें जाते हैं, तो पहला पाड़ा तो बिल्कुल इजी भूल गया, 60 एकम 60 तो 61 एकम 61, फिर एक बचा, फिर कितना हो जाएगा 15, 15 में जाता नहीं है तो भाग टूट की 0, फिर 150, फिर 150 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो अब लग गया होगा कि इन दोनों में से आएगा एक जना। फिर देखो 2 बार जा रहा है तो अगली बार कितना जाएगा 4 बार जाएगा, 2 बार, समझ गए। 150 में 122 आया, 122 में से 28 बचे, 28 को 0 के पीछे लगाया तो कितना बन गया 280, 280 में 4 बार चला जाएगा, 6 चौका 24 और 4 और 244, 244 के बाद कितना बचेगा 36, फिर 36 के 0 लगेगी तो 360, तो 360 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार में 6 पंजे 30, 300, 305 आएगा तो कितना बचेगा 55, 55 के बाद पॉइंट लग जाएगा, वो खत्म ही हो गए, तो 55 के पॉइंट लगेगा तो 500 क्या बनेगा 550 में 60 का भाग 10 बार तो जा नहीं सकता, 9 बार ही जा सकता है, तो पॉइंट के बाद 9 आएगा, एक ही ऑप्शन क्या आ रहा है पॉइंट के बाद 9। 2 अंकों तक ही पता करना था अपने को, तो पहले अंक से ही डिसाइड हो गया था कि 9 0 9 आएगा कि 9 आएगा, तो 9 ही आएगा पहले, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर होता। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि परीक्षा वाला 61 के पाड़े 59 के पाड़े डायरेक्ट भी बुलवाता है आपसे, आना ही चाहिए आपको। 60 का पाड़ा आता है तो 61 का पाड़ा भी इजी होता है, 59 का पाड़ा वो एक एक कम बोलते जाओ या 2 2 कम बोल दो, दुग्गे में तिग्गे में 3 कम बोल दो। ये मेरे हिसाब से समझ गए होंगे चक्रवर्ती ब्याज की किस्तें कैसे हैंडल करी जाती हैं, आसान है बिल्कुल। बता देंगे। ऐसा आ गया, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली है कोई धनराशि 3 वार्षिक किस्तों में वापस की जानी है 15% प्रति वर्ष की दर से, ये देय है, वार्षिक किस्त 12,167 रुपए की आती है, उधार कितनी राशि ली गई है। तो मैं 3 किस्तें बना देता खटाक से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, गुणात्मक वृद्धि करता है। 15% का मसला होता है 15/100, 15/100 को आप काटेंगे 5 से तो आप कहेंगे सर 3/,
5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 20 बार, तो 20 रुपए आप लाते हो तो कितना लौटाना पड़ेगा? 23। तो 20 गुणा 20 लाते हो तो 23 गुणा 23 सेकेंड ईयर में गुणात्मक वृद्धि हो जाएगी, फिर थर्ड ईयर में इसकी भी गुणात्मक वृद्धि हो जाएगी। 20 गुणा 20 गुणा 20 3 टाइम, 20 गुणा 23 गुणा 23 गुणा 23 ये भी 3 टाइम। आप कहेंगे सर किस्तों की राशि बराबर करनी होती है, तो बराबर 23 गुणा 23 गुणा 23 बनाऊंगा मैं इसे, ये भी 23 गुणा 23 गुणा 23 बनाऊंगा इसे, और इधर किससे गुणा करूंगा? एक बार 23 से, यहाँ 23 गुणा 23 से, 2 बार 23। समझ गए ये बात? अब आप मुझे ये बता दें, ये तो 3/20 तो मैं मिटा देता हूँ, ये 3/20 कैसे बना? इस 15 को मैंने 3 बटा क्या लिख दिया था? 20। आप मुझे ये बताओ वार्षिक किस्त कितनी बता रखी है? ये वाली चीज है वो किसके बराबर है? 23 गुणा 23 गुणा 23 के बराबर है। समझ गए ये किसके बराबर है? तो इसको गुणा करके देखो, 3 तिया 9, 9 ती 27 और ये 60,000 और 23, ये इतना ही बनेगा, 12,167 ही बनेगा। कितना बनेगा? 12। 23 गुणा 23 पूरी दुनिया जानती है, 500 19 19 कौन बोल रहा? 29। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 23 का पाड़ा 20 का 3 का पाड़ा बोल के निम्मेर दुगेर पंजे बोल सकते हो, तो ये इसको 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12,167 के बराबर 12,167 ही आएगा। गुणा भी नहीं करें तो इनको काट ले, मैंने बताया था इसको, और इसको काटेंगे तो एक बराबर क्या आएगा? एक बराबर एक आएगा। काटते जाएंगे, 23 से काटेंगे, फिर 23 से काटेंगे, फिर 23 से काटेंगे, तो एक बराबर क्या आएगा? एक ही आएगा। और एक बराबर एक आएगा तो बोलो राशि पूछी है उधार की राशि, तो इधर जितना बनेगा वही उत्तर हो जाएगा कि नहीं? एक बराबर एक आ गया तो इधर जो बनेगा वही उत्तर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ इधर क्या बनता? इधर 23 गुणा 23 गुणा 23, 23 गुणा 23 तो कितना होता है? 529। तो 529 को तो कितने से गुणा कर दो? 20 से, तो 1058 और एक जीरो, 10,580। फिर 20 गुणा 20 400 होता है, 400 को किससे गुणा करूंगा मैं? तो 23 चौक 92 होता है, ये हो जाएगा 9200। समझ गए कैसे बनाया 9200? फिर इसको गुणा करा 20 गुणा 20 गुणा 20, ये तो पूरी दुनिया जानती है 8,000, इसको तो डायरेक्ट ही गुणा कर दो, और इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और फिर 8 आएगा, फिर कितना आएगा? 780 खूब जगह आ रहा है, और 27,780। ए ऑप्शन आपका राइट। एक बराबर एक हो रहा है तो फिर और किससे गुणा ही नहीं करना, वो आएगा वही उत्तर आ जाएगा। एक बराबर दो हो रहा होता तो 27,780 का डबल कर देता। दिख गया कैसे निकाल रहा था मैं? ये कुछ चक्रवर्ती ब्याज की ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है, इनमें छोटी छोटी बात कभी कभार करता है किस्तों में। वो अनुपात बनाने आए गए होंगे कैसे? बस वो अनुपात बनाने का ही खेल है सारे के अंदर। तो फिर चक्रवर्ती ब्याज आपको आ जाता है आराम से। ऐसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबलों को पूछ लिया गया पिछली बार कि 5,19,500 की राशि है, उसे इससे चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई है। ब्याज पर, ये 5 नहीं है, ब्याज पर ही है, और 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान कराए, 2 ही किस्तों में वापस लौटानी है आपको। तो बताओ 2 किस्तों में लौटा सकते हो कि नहीं खटाक से? कैसे लौटाएंगे? इसको पहले 7 पंजे 35 और 4 कितना बनाओगे? 39/5 और परसेंट का 100, ये दर को ऐसे लिखोगे पहले तो। अब आप कहोगे सर ये लिखेंगे तो अब ये कट तो रहा नहीं, नहीं कट रहा, तो भाई साहब 500 इधर लगाओ और इधर कितना लगाओ? 539। फिर अगले वाले में 500 गुणा 500 लगाओ, और इधर 539 गुणा 539। ऐसे ही गणना दी थी पेपर में, जो पेपर में दी है वही तो लिखेंगे अपन। ठीक गया? अब आप
ऐसे इनको देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये आसान ही है। 529 भी गणित का आदमी होता है, कोई नया नहीं होता है। 539 और 539 इधर दिख गया, ये बराबर कर दिया आपने इसको। अब क्या चाहिए, ये टोटल राशि है, क्या पूछ रहा है किस्त क्या होगा। किस्त मतलब 539 गुणा 539 चाहिए, और ये निकालो पहले तो ये राशि उसके बराबर करो। तो 500 यहां गुणा करना इजी है, देखो 500 गुणा 500 तो पूरी दुनिया जानती है, ये तो कोई बड़ी गणना नहीं है, ये तो इधर वाली तो कोई भी बड़ी गणना नहीं है। 539 को 5 से गुणा करेंगे आप, तो 5 से गुणा करो तो 2 जीरो तो डायरेक्ट आ जाएंगे। आप कहेंगे सर 9 पंजे 45, 4 बचेगा, 15 और 4 19, 9 बचेगा, 1 हासिल, और 25 रे कितना हो जाएगा 26। इन सबको मैं जोड़ता तो यहाँ 5 आता, 9 आता, 11 का 1 आता, ये लो ये जी हो गया। 5,19,500 के बराबर कितना हो गया, अरे 5,19,500 ही हो गया, ये तो इजी था, इसके बराबर ये खुद ही हो गया। तो 1 बराबर 1 ही हो गया, 1 बराबर 1 हो गया, तो किस्त की राशि क्या होगी 539 गुणा 539, यही आंसर आएगा कि नहीं मेरा। सुनना, मैं बोल रहा हूं उसे सुनना, इसे गुणा करना ही पड़ गया आपको। तो आप कहेंगे सर 9981, लास्ट में तो एक ही आएगा, पूरी दुनिया के ही एक आ रहा है। फिर मैंने कहा था मूलांक 539 का भाजक था, भी चेक नहीं कर सकते आप, मूलांक बनाना बताया था। मूलांक सुनो, मूलांक कैसे बनाते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं, 9 को तो छोड़ देते हैं, बाकी को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 कितना होता 8, इधर 9 को छोड़ देते, 8 8 गुणा 8 कितना बनता 64, 64 को जोड़ते वापस से तो 10, 10 को जोड़ते तो 1। ऐसा उत्तर आएगा जिसके अंकों को जोड़ने से 1 बन जाए। तो मैं यहाँ अंकों को जोड़ता तो 9 को तो छोड़ देता, 9 को छोड़ दो, 5 और 4 9 को छोड़ दो, 1 बचेगा, इसका मूलांक कितना बच रहा है, ये उत्तर आ सकता है। फिर मैं दूसरे के मूलांक को 7 और 2 9, नहीं इसका 1 नहीं बन रहा, इसका मूलांक कितना बन रहा है 8, ये उत्तर कदापि नहीं आ सकता। फिर मैं यहां देखा 8 1 9, 5 और 4 9, नहीं मूलांक बन गया 0, 9 को 0 कहते हैं। मूलांक बनाते समय 9 को जोड़े ही नहीं, जोड़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी मजदूरी और हो जाएगी जोड़ेंगे तो। यहां देखो 5 3 9 2 ही बचा, तो मूलांक से मुझे पता चल रहा था, गुणा नहीं भी करता तो मैं बता सकता था। बाकी गुणा उणा आप कर भी सकते हो, आप बहादुर लोग हो, खूब सारा गुणा भी कर सकते हो। नहीं कर सकते, कर सकते हो, इतनी देर में तो गुणा ही कर देते, 539 ऊपर नीचे लिखते ऐसे और लगा देते ऐसे बिल्कुल पूरे, देखे। ये बातें तो कौन से ब्याज की थी, चक्रवर्ती ब्याज की थी। अब किस्तें साधारण ब्याज की भी आनी चाहिए, लेकिन मैं चक्रवर्ती ब्याज की किस्तों का फिर से रिवीजन कर देता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज की किस्त बनाओ तो किस्तों में क्या ध्यान रखना है, ये ए अनुपात बी फर्स्ट किस्त की राशि, तो सेकंड किस्त में ए गुणा ए क्या हो जाएगा बी गुणा बी, ये दर से लगा सकते हो आप। फिर तीसरी किस्त में क्या हो जाएगा, वो ए गुणा ए वो हो जाएगा बी गुणा बी। 2 या 3 किस्तों में ज्यादा चाहिए अपने को मामला, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, ऐसे थोक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आप कहेंगे साहब यहाँ वाली किस्त की राशि, तो आप कहेंगे सर इधर बी से गुणा इधर बी से, क्योंकि किस्तों की राशि सारी बराबर होनी चाहिए, तो इनको बराबर करेंगे अनुपात लगा लेने के बाद, ये तो गुणात्मक वृद्धि से करेंगे। फिर आप यहाँ कहोगे कि सर b गुणा बी 2 बार करो, तो इधर भी b गुणा बी 2 बार गुणा करो। ये किस्तों में टोटल लौटाई गई राशि, ये ऋण की जो टोटल राशि है वो, इन दोनों का अंतर करो तो वो क्या बनेगा ब्याज, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, उस शेष अनुपात की तुलना करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे जो कि आपको निकलवाया है वो।
समझ गए होंगे क्या था मसला। इतनी चीजें सफिशियंट है, वैसे बातें बहुत कर सकते हैं अपन किस्तों में, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के लिए इतनी सफिशियंट है। जो चक्रवर्ती ब्याज के पहले टॉपिक में प्रश्न बताए उन पे ज्यादा फोकस करें, उनको निकालने का काम करें। वो आसान ही है वैसे, जैसे बताया वैसे करोगे तो। दर निकालना आसान है, टाइम निकालना आसान है, उसमें अनुपात अनुपात लगा के। वैसे ही गुणात्मक वृद्धि के सवाल देखना कि दुगुना हो गया चौगुना कब हो जाएगा, ऐसा भी आसान है उसमें। उससे पहले साधारण ब्याज था, वो भी आसान ही था। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट की क्या आनी चाहिए, किस्तें। अब साधारण ब्याज तो बिल्कुल इजी होता है। क्या होता है साधारण ब्याज? बिल्कुल इजी होता है, आसान होता है साधारण ब्याज को पढ़ना पढ़ाना। और किस्तें तो और भी आसान होती हैं इसमें। साधारण ब्याज में तो सीधा सीधा ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जैसे मान लो आपने कोई किस्त 8% से देनी है, तो किस्त मान लो 100 रुपए की है, तो 3 किस्तें लौटानी है आपको। मान लो 3 किस्तें लौटानी है और कोई भी दर है 8% ही दर है, तो आप पहली बार किस्त दोगे तो 100 रुपए तो दे ही दिए, बाकी जो बच गया वो बच गई राशि, उसकी कितनी 2 किस्तों का ब्याज और देना है आपको। सीधा सीधा ब्याज दोगे तो एक 100 रुपए का आर मिलता है, तो 2 बच रहे होंगे, तो क्या बच गया होगा 2 आर ब्याज और परोस दो उसको। फिर आपने 100 रुपए और दे दिए, तो फिर एक आर बच गया होगा, और लास्ट का देने के बाद आपको ब्याज देना ही नहीं है। मान लो मुझे यही मसला 4 किस्तों में चाहिए होता, तो मैं क्या करता, 4 किस्तों की राशि को 100 मानता, हर किस्त की राशि को 100 ही मान लेता। यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज गुणात्मक वृद्धि का मसला ही नहीं है, योगात्मक है यहाँ तो पहले तो 3 किस्तों का ब्याज देना पड़ता मुझे, एक तो दे ही दी। अरे जैसे मान लो मैंने कोई राशि उधार ली होती, उसमें से 100 लौटा दिए, तो 100 का ब्याज थोड़ी लगेगा, अब तो बचे हुए पे लगेगा। तो आप कहेंगे यहाँ तो कितनी 3 आर किस्त लगेगी, फिर यहाँ 2 आर लगेगी, और यहाँ आर लगेगी, यहाँ लगेगा ही नहीं, चुकता ही हो गया आप तो। ठीक है। ऐसे मान लो 8 होते तो यहाँ 7 आर लगता, फिर 6 आर, फिर 3 आर, ऐसे। अभी मैं सवालों से समझाऊंगा, कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सुने चीजों को कि साधारण ब्याज को बगैर सूत्र के आप कैसे निकाल देंगे, मतलब किस्तों को। तो साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन आए, जैसे अब मैं क्वेश्चन से ही दिखा देता हूं आपको, जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो आपको। ऐसे प्रश्न आ गया, कौन सी वार्षिक किस्त है वो 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे दे। ये देय राशि को लौटाना होता है, एक होती है मूल राशि, एक होती है देय राशि। मूल राशि का मतलब तो होता है भाई, जैसे 12,000 उधार लिए हैं, तो 12,000 तो मूल राशि हो गई, लेकिन ऋण की देय राशि क्या हो गई 12,000 प्लस ब्याज। कुछ प्रश्नों में ऋण राशि देगा देय राशि, और कुछ में क्या होगी शुरू वाली राशि देगा। साधारण ब्याज में 2 तरीके से प्रश्न होगा, अभी मैं समझाऊंगा उनमें डिफरेंस क्या है। यहां देखना देय राशि है क्या, तो देय राशि कितनी बता दी, तो देय राशि हो तो आपको कुछ नहीं करना, देय राशि को ही लिख लेना है कि भाई देय राशि कितनी बताई, तो आप कहेंगे सर 1260 रुपए देय राशि बताई। एक मूल राशि भी बता सकता है, वो आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के अंदर। अब किस्तें किस हिसाब से देनी है, तो इसको 12/100 ऐसे कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये योगात्मक वृद्धि होती है, तो ज्यादा कोई गणना में उस्ताद बनने की जरूरत नहीं है। किस्तें कैसे माने, किस्त माने 100 रुपए की, तो आप कहेंगे सर पहली किस्त कितने रुपए की 100 की, दूसरी भी 100 की, तीसरी भी किसकी, ब्याज कैसे मिलेगा, पहली किस्त दे देने के बाद 2 किस्तें बचेंगी, तो 2 का ब्याज मिलेगा, तो 2 का ब्याज कितना मिलेगा 12 के हिसाब से 12 गुणा 2 24 मिलेगा, डायरेक्ट लिख देना। फिर अगली किस्त में कितना मिलेगा केवल 12, एक बार 2 बार, और यहां ब्याज क्या मिलेगा 0। चल गया ये पता। अब टोटल देय राशि बना लेना, टोटल दिया कितना आपने 300 तो ये दिया, और 36 ये दिया, टोटल 300 और कितना हो गया 336 को इससे तुलना कर देना। अब जैसे पिछले वाले चक्रवर्ती ब्याज में करे वैसे 336 इसके बराबर कर देना। 336 बराबर क्या कर दोगे 1260, काटो इसको, 3 बार कट जाएगा, 3 से काट दो, चलो भाई 3 से काट देते, इक्का इक्का दुक्का, 3 से काटेंगे, चौका दुक्का
इतना ही कटेगा। फिर 2 से, 4 से, 14 से, 7 से ऐसे काट सकते हो। 14 अंटे होता है ये, 14 अंटे, 14 × 42, यही होगा। फिर बताओ और काटें तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? 15। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15/4। 15/4 लिख लो। 1 को 15/4 कहते हैं। तो किस्त की राशि क्या चाहिए? किस्त कौन सी? वार्षिक किस्त। वार्षिक किस्त चाहिए। तो किस्त कितने की मानी है? 100 रुपए की। तो आप इसको 100 से गुणा कर दो तो आप कहेंगे सर 15/4 को 100 से गुणा कर दो, किस्त आ जाएगी। 4 काटा 25 बार, 25 गुणा 15 कर देते तो 375 रुपया मेरा उत्तर आ जाता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस्तें आसान होती हैं, बस मेरी बातों को सुने दो 3 प्रश्नों के साथ। कि कभी भी साधारण ब्याज की किस्तें दे दे तो आप 100 किस्त को मानेंगे। ब्याज उनके साथ में योगात्मक वृद्धि करेगा। वो कैसे करेगा वो देख लो आप। एक किस्त देते ही एक दर कम हो जाएगी ब्याज में। अरे एक किस्त के साथ मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा तो समझ गए होंगे। 4 किस्तें, 3 किस्तें देनी थी तो 2 ही ब्याज देना था, दर को डबल कर दें। यदि फिर उसके बाद में एक ही बच गई तो एक बार ही देना था, और इसके बाद में कोई किस्त नहीं बची तो कोई ब्याज नहीं देना है। फिर से देखिए प्रोसेस को। साधारण ब्याज की किस्तों में दे कोई ऋण आ जाए आपके पास तो पहले तो देय राशि देखनी है आपको कि क्या ये देय राशि है। क्या देय राशि का मतलब ब्याज समेत राशि। कई बार शुरुआत वाली राशि देता है तो ब्याज जोड़ेंगे उसमें, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। देय राशि कितनी है बताओ? 8432। ये देय राशि है। कितनी किस्तों में देना है? 4 किस्तों में। तो आप कहेंगे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की किस्त देनी है। सर किस्तों को कितना था मान लेता हूं मैं? 100 रुपए की किस्त मान लेता हूं। मान ली 100 रुपए की किस्त, बराबर ही मान लेते हैं इसमें तो सारों को। 4 किस्तें देनी होती हैं। पहली किस्त आप दे दोगे, उसके बाद दर कितनी बचेगी? दर कौन सी है? 16। तो यहाँ 16 के 3 ब्याज बचेंगे इन अगली वाली 100 के। तो आप क्या कहेंगे? 16 × 48। ये समझ गए 48 कैसे बनाया? फिर यहाँ 2 किस्तों का ब्याज बचेगा। 16 दुआ कितना होगा? 32। फिर यहाँ कितनी किस्तों का ब्याज बचेगा? 1 का। तो यहाँ 16 और यहाँ कोई किस्तों का ब्याज ही नहीं बचेगा। समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। तो अब आप इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे सारों को। तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 48 48 96 तो ये हो जाएगा। अरे 16 और 32 48 48 दुआ 96, 96 तो ये हो गया। 400 ये हो गया। टोटल देय राशि कितनी हो गई? ये देय राशि हो गई। देय कितना हो गया? 496। 496 किसके बराबर कर दो? 8432 के बराबर कर दो बस। और फिर किस्त की राशि पूछे तो 100 बराबर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 496 का भाग दे देना है, 100 से क्या कर देना है इसको गुणा। ये किस्त आ जाएगी कि नहीं डायरेक्ट ही? समझ गए डायरेक्ट कैसे निकालोगे? ये जो टोटल देय राशि है इसका भाग दिखाओ उसमें। अब काटो इसे, 4 से काटो, औरों से काटो। 496 का पड़ा है तो 496 से काट लो। कईयों को नहीं पता चला। अरे ये 500 ही है, लगभग 500 ही है। 500 से थोड़ा सा कम है तो 17/85 से थोड़ा सा ही तो कम है। नहीं दिख रहा? ऑप्शन को चाटो, ऑप्शन को। कईयों को नहीं पता चला। चल रहा है? देखो चल जाए तो बढ़िया ही है। या 4 शेर ऐसे काट लेना रे, कौन सा तुक पा रहे हो? ये कई लोगों को ऐसे दिखता है कि सर ये 500 में से 4 कम है, वितरण करना बताया था मैंने। और ये क्या है? 8500 में से कितना कम है? 68 कम। तो देखे देखो 17 चौक 68 और 17/85, 17 बार कटेगा ये। ऑप्शन ऐसे ही कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है 22 बार कट सकता है लगभग, तभी तो 2200 आएगा 100 से गुणा करने से। ये कह रहा है लगभग 15 बार और ये कह रहा है लगभग 17 बार। तो ऑप्शन को देख के सूंघते तो डायरेक्ट ही काट देते कि सर 17 बार कटता। क्या अलग अलग काट लें आप, वो तजुर्बे की बात है कि आप कैसे इसको काटते हैं, क्या देखते हैं।
साधारण ब्याजों में देय राशि दी गई हो तो किस्तों की राशि बना सकते हैं कि नहीं आराम से। अब यहाँ अभी देखो ये क्या है, 2210 ऋण की देय राशि है, भुगतान की राशि है कि नहीं है। तो देय कितना है, यहाँ पर देय राशि कितनी है 2210। देय राशि मिले तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं देय राशि को। ये देय राशि नहीं मिले तो इसमें ब्याज जोड़ना और पड़ेगा अपने को अलग से निकाल के, वो अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे जोड़ते हैं। अब मुझे बताओ 4 किस्तें मुझे बनानी हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वार्षिकी है ये सारी बातें, तो आप कहेंगे सर साधारण ब्याज की किस्तें हो तो 100 मानेंगे, योगात्मक वृद्धि करता है तो हम डायरेक्ट ही 100 की किस्त मान लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे दर के हिसाब से। पहली किस्त पे करेंगे तो 3 किस्तों का ब्याज बचेगा, अरे 4 में 3 का ही तो बचेगा ब्याज। तो पहली किस्त के साथ में 3 किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा, तो 7% 100 का 7 देते हैं तो 3 किस्तों का कितना देंगे 21, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट मिलता है ब्याज। 2 किस्तों का 14, 1 किस्तों का 7 और लास्ट वाले के साथ 0। समझ गए होंगे ये मैंने कैसे लगाया। अब देय राशि बना लो, ये देय राशि में क्या करोगे 100 100 100 400, 21 21 42, तो 442 देय राशि बन गई। अब आप 442 इसके बराबर कर दो, यानी कि अभी मैंने कहा 442 का इसमें भाग लगा दो और 100 से गुणा कर दो, किस्तों की राशि आ जाएगी। 442 का भाग दे देता और गुणा किससे कर देता। अब देखो 2100 221 का पढ़ा ही बोल लेना मिनख हो तो, 1 के 2 42 और 2 कहीं 2 शेर 3 शेर ऐसे काटते फिरते रहो इसको। ये डायरेक्ट कितनी बार काट देगा 2 बार, फिर 10 बचेगा यहाँ, 10 को ये 2 काट देगा 5 बार, 500 मेरा आंसर आ जाता, किस्त का आंसर आता 500। ये देय राशि बनानी आ गई होगी कैसे बना रहा हूं मैं, तो फिर सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा आपको और साधारण ब्याज के प्रश्नों को खटाक खटाक से करेंगे किस्तों में। बन रहे हैं कैसे बना रहा हूं मैं इनको। ये कौन से प्रश्न है कि देय राशि दी गई हो तब साधारण ब्याज की किस्तों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इसमें भी देखे देखो देय राशि दी गई थी कि नहीं। एड कांस्टेबलों के पेपरों को मैं पूछा था कि भाई वार्षिक किस्त है 9% की साधारण ब्याज पर 3 किस्तें देनी है और देय राशि कितनी है 3270, तो देय राशि बना सकते हो कि नहीं किस्तों में डायरेक्ट। तो आप कहोगे सर 100 रुपए की 3 किस्त बना लो खटाक खटाक से। पहली किस्त के साथ 2 किस्तों का ब्याज देना पड़ेगा, यानी 9% हर साल, तो 18 देना पड़ेगा, फिर यहाँ 9 देना पड़ेगा, यहाँ 0, ये 300 और 27, 327 खटाक से बना देता मैं, ऐसे मन में बना देता, कई लोग तो बगैर लिखे ही बना देते। तो बताओ 327 का भाग किस में दोगे 3270। अब ये भाग पेन से देने वाला है क्या, और किस्त की राशि लाते हो उसके पेन से दे उसके, ये पेन से ऐसे क्या करेगा, ऐसे क्या, कितना 1000 रुपए की एक किस्त आती, ये टिका देता उत्तर आ जाता। कर दे ठीक है। तो कुछ और बना बना के देखेंगे, एक तो और बनाएंगे अभी, फिर बाकी तो कल बना बना के देखेंगे इनको सारों को। साधारण ब्याज की किस्तें, कौन सी वार्षिक किस्त 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में देय है। भाई देय राशि कितनी है 9600, देय राशि हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं कि नहीं। तो देय राशि में पहली किस्त 100 की, दूसरी किस्त 100 की, 5 किस्तें बनानी है तो 100 की 5 किस्त बना दो ऐसे। 500 योगात्मक वृद्धि करता है, इनके पास में दर को प्लस कर करके लिख दो, लेकिन आप कहेंगे सर 5 किस्तें हो 100 को देने के बाद कितना ब्याज बचेगा 4, 100 का 10 रुपया है तो यहाँ तो कितना 40, 10 100 40, फिर यहाँ कितना बचेगा 30, यहाँ कितना बचेगा 20, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 0। ये बनाना आ गया होगा आराम से। अब मुझे देय राशि बना लेनी है, ये जो मामला बनाया है 100 से, तो 500 तो सीधा, 500 के बाद 40 और 60 100 कितना हो गया 600 ही हो गया। 600 का भाग किस में दे दो, इसमें 600 का भाग देके 100 से गुणा कर दो, किस्त आ जाएंगी, तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगी और 16 चिका 96, 1600 रुपए मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, कैसे करते हैं, कभी कभार किस्तों के प्रश्न आते हैं, कल हम इसको पूरी को समाप्त करेंगे, कुछ प्रश्न और बच गए हैं 10-20, उनको कल देखेंगे। धन्यवाद।